आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महान दार्शनिक तथा राजनीतिक विचारक था। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 427 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्लेटो ने 8 वर्ष तक अपने गुरु सुकरात के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की। प्लेटो ने एथेंस में अपनी अकादमी की स्थापना की। इस अकादमी में गणित, शास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। द रिपब्लिक, ये ग्रंथ 386 BC में लिखा गया। नंबर 2 है द स्टेट्समैन, ये 360 BC में लिखा गया। और नंबर 3 है द लाज, ये 347 BC में लिखा गया। प्लेटो पर अपने समय की परिस्थितियों, वातावरण तथा महान विचारकों का प्रभाव पड़ा। प्लेटो पर उसके गुरु सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। प्लेटो के मस्तिष्क और आत्मा ने अपने गुरु दर्शन की आत्मा को पूर्णता से आत्मसात कर लिया था। प्लेटो सुकरात से इतना अधिक प्रभावित था कि वह जानना कठिन है कि प्लेटो की रचनाओं में कौन से विचार सुकरात के हैं, कौन से प्लेटो के हैं। प्लेटो ने सुकरात से ज्ञान का सिद्धांत लिया। प्लेटो ने सुकरात से ज्ञान का सिद्धांत लिया, थ्योरी ऑफ नॉलेज लिया। तो सुकरात की भांति विवाद द्वंद्वपत्ति को अपनाया। प्रोफेसर कोकर के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक व्यवस्था का आधार सुकरात का वास्तविक सिद्धांत है। रिपब्लिक, जो कि प्लेटो के लिए हुई महान ग्रंथ है। रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लाज। द रिपब्लिक के बारे में प्लेटो के विचार। रिपब्लिक प्लेटो की सबसे महान और उत्तम कृति है। इस ग्रंथ में प्लेटो के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। रिपब्लिक के अध्ययन के बिना प्लेटो के विचारों को समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। प्रोफेसर डनिंग के अनुसार रिपब्लिक प्रत्येक दृष्टि से प्लेटो का महानतम कार्य है। रिपब्लिक में मानव जीवन से संबंधित प्राय सभी प्रश्नों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य का चित्र, शिक्षा का सिद्धांत रिपब्लिक में वर्णित है। उद्देश्य: प्रस्तुत पाठ में प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत, दार्शनिक शासन के सिद्धांत तथा शिक्षा के सिद्धांत का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। प्लेटो तत्कालिक यूनान की राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिज्ञों से बहुत दुखी था। उसने उस समय के राज्यों को समाप्त करके उनके स्थान पर नवीन राज्य की स्थापना की कल्पना की, जिसे प्लेटो का आदर्श राज्य कहा जाता है। प्लेटो ने किन कारणों से आदर्श राज्य की स्थापना की मांग की, उसने आदर्श राज्य के क्या आधार बतलाए, आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा उनका यह सिद्धांत कहाँ तक व्यवहारिक है, इसे जानना प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य है। प्लेटो का मत था कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा का शासन स्थापित होना अनिवार्य है। दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो के विचार, यह भी इसका सिद्धांत जो मुख्य लाइन हो सकती है। प्लेटो के दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो के विचार। प्लेटो का मत था कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा का शासन स्थापित होना अनिवार्य है। उसने इस सिद्धांत को व्यवहारिक धरातल पर भी लागू करने का भी प्रयास किया तथा कुछ राजाओं को शिक्षा देने के लिए समय जा पूछा। यद्यपि उसे इसमें सफलता नहीं मिली। दार्शनिक राजा का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, उसमें किन किन गुणों का अनिवार्य है, इसके विषय में प्रस्तुत पाठ में जानने का प्रयत्न किया गया है। प्लेटो का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आज के समय में बहुत अधिक प्रासंगिक है, वह है शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का आधार क्या है, शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विशेषताएं क्या हैं, इन्हें जानना तथा इन सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करना इस पाठ का उद्देश्य है। प्लेटो के राजनीतिक विचार। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदर्श राज्य का चित्रण करना था। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदर्श राज्य का चित्रण करना था। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना का वर्णन अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में किया है।
आदर्श राज्य का वर्णन करते समय प्लेटो की उस बात की चिंता नहीं थी कि उसका आदर्श राज्य व्यवहारिक होगा अथवा नहीं। सेबाइन के शब्दों में प्लेटो का राज्य एक प्रकार अथवा आदर्श के रूप में कार्य राज्य की सामान्य प्रकृति पुस्तक का विषय है। प्लेटो के समय यूनान के नगर राज्यों में अराजकता पाई जाती थी, अज्ञानता का बोलबाला था तथा प्रत्येक नगर राज्य व्यक्तियों के स्वार्थ के कारण से भागों में बटा हुआ था। प्लेटो पर उस समय के राज्यों की परिस्थितियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो इन सब दोषों से मुक्त हो। प्लेटो ने एक चित्रकार की भांति अपने आदर्श राज्य का चित्र भांति सुंदर बनाने का प्रयास किया और इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका वास्तविकता से कोई संबंध है अथवा नहीं। प्लेटो का आदर्श राज्य उसके विचारों के सिद्धांत का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता वस्तु के विचारों में विद्यमान है, न कि वस्तु में। अतः वस्तु का विचार वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो के विचार अनुसार राज्य के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए भारत, अमेरिका आदि राज्यों का अध्ययन न करके आदर्श राज्य को समझना चाहिए, क्योंकि आदर्श राज्य ही पूर्ण है, वह दोष रहित है। आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं। प्लेटो के आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं। आदर्श राज्य में राज्य व व्यक्ति का संबंध। प्लेटो व्यक्ति तथा राज्य में जीवाणु व जीव का संबंध मानता है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु व जीव का संबंध मानता है। प्लेटो का विश्वास है कि जो गुण विशेषताएं अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, वही गुण विशाल मात्रा में राज्य में भी पाए जाते हैं। राज्य मानव आत्मा का बाहरी स्वरूप है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं: विवेक, उत्साह तथा तृष्णा। प्लेटो के अनुसार मानव की आत्मा में 3 तत्व होते हैं: विवेक, उत्साह तथा तृष्णा। तृष्णा शरीर का पाप पंख है और यह पेट के निचले भाग में रहता है। इसमें मुख्य भूख, प्यास, द्वेष, प्रेम, वासना आदि की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तृष्णा शरीर का पापक है और यह पेट के निचले भाग में रहता है। इसमें भूख, प्यास, द्वेष, प्रेम, वासना आदि की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। साहस अथवा उत्साह वक्षस्थल पर रहते हुए मनुष्य को युद्ध की प्रेरणा देता है। दोबारा से, साहस अथवा उत्साह जो साहस अथवा उत्साह वक्ष स्थल पर रहते हुए मनुष्य को युद्ध की प्रेरणा देता है। महत्वाकांक्षा व प्रतिस्पर्धा की भावना इसी से उत्पन्न होती है। विवेक तथा बुद्धि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य ज्ञान प्राप्त करना है। विवेक मनुष्य को बताता है कि उसे कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। इन तीनों के पारस्परिक संबंधों के समुचित संचालन द्वारा ही मानव आत्मा का विकास होता है। प्लेटो के विचार अनुसार आत्मा के तीनों तत्व सभी मनुष्यों में एक समान नहीं पाए जाते। कुछ व्यक्तियों में क्षुधा या तृष्णा की प्रधानता होती है, कुछ में साहस तथा कुछ में विवेक की। इसी आधार पर राज्य अथवा समाज में 3 वर्ग पाए जाते हैं: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग में वे लोग आते हैं जिनमें तृष्णा या वासना की प्रधानता पाई जाती है। इस वर्ग में कृषक, श्रमिक, शिल्पकार, व्यवसायी आदि शामिल होते हैं। उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग में वे लोग आते हैं जिनमें तृष्णा, वासना की प्रधानता पाई जाती है। इस वर्ग में कृषक, श्रमिक, शिल्पकार, व्यवसायी आदि शामिल है। इस वर्ग का मुख्य कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। सैनिक वर्ग में वे लोग आते हैं जिसमें साहस या शौर्य की प्रधानता पाई जाती है। यह वर्ग समाज या राज्य की सुरक्षा करता है और इस युद्ध से प्रेम होता है। दार्शनिक वर्ग में वे लोग आते हैं जिनमें विवेक अथवा बुद्धि आदि पाई जाती है। यह वर्ग देश का शासन वर्ग समाज की भलाई के लिए चलाता है और समाज के अन्य वर्गों में संतुलन उत्पन्न करता है। प्लेटो इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा का निर्माण तृष्णा, साहस
और विवेक के तीनों तत्वों से हुआ है, उसी प्रकार राज्य को उत्पन्न करने में आर्थिक, सैनिक, दार्शनिक तत्व सहायक हुए हैं। आर्थिक तत्व प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करते समय पहले उनके आर्थिक संगठन का निर्माण संगठन पर विचार किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करते समय पहले उसके आर्थिक संगठन पर विचार किया है। प्लेटो के अनुसार समाज सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। मनुष्य समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को सहयोग देते हैं। कुछ मनुष्य कृषि का कार्य करते हैं, कुछ घर बनाते हैं, कुछ वस्त्र बनाते हैं, उत्पादों का विनिमय होता है। जिस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, उसी प्रकार व्यवसायों का भी विस्तार होता है। समाज में बढ़ई, सुनार, लुहार, व्यापारी, वकील, डॉक्टर आदि वर्ग उत्पन्न होते हैं और पारस्परिक निर्भरता समाज का आधार है। सेवाओं के आदान प्रदान से भी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। सैनिक तत्व आदर्श राज्य का निर्माण करने वाला दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है। आदर्श राज्य का निर्माण करने वाला दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है। केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूरा करने वाले राज्य तो कुलोकान के शब्दों में केवल अपना पेट भरने मात्र से संतुष्ट होने वाला शक्र राज्य होगा। राज्य के सभी लोगों में तृष्णा की प्रधानता नहीं होती। सभी लोग केवल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट नहीं होते। अनेक लोग सुसंस्कृत और अच्छे जीवन की इच्छा रखते हैं। कविता, संगीत, चित्रकला आदि भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं की पूर्ति की वृद्धि के साथ राज्य को अपने क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए युद्ध करना राज्य का आवश्यक कार्य बन जाता है। अतः राज्य सेना की आवश्यकताओं की व्यवस्था करता है। सैनिक वर्ग में साहस तथा उत्साह की भावना प्रबल पाई जाती है। प्लेटो के विचार अनुसार सैनिक वर्ग में केवल ऐसे ही लोगों को लिया जाना चाहिए जो उत्साही हों और युद्ध में रुचि रखते हों। दार्शनिक तत्व तीसरा है दार्शनिक तत्व। राज्य निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिसका संबंध आत्मा के विवेक से है। प्लेटो का कहना है कि उत्साह विवेक की सहायता से अन्याय का विनाश और न्याय का रक्षक होता है। प्लेटो के विचार अनुसार सैनिक वर्ग सामान्यतः विवेक का गुण मिलता है, तथापि यह पूर्ण रूप से पूर्ण संरक्षक और शासक में ही पाया जाता है। प्लेटो के अनुसार संरक्षक दो रूप में होते हैं, सहायक या सैनिक संरक्षक और दार्शनिक संरक्षक। दार्शनिक संरक्षक विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य के सच्चे संरक्षक होते हैं। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक को ही राज्य का शासक बनाया जाना चाहिए। कार्यों का विशेषीकरण। प्लेटो का आदर्श राज्य कार्यों के विशेषीकरण। प्लेटो का आदर्श राज्य के विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है। व्यक्ति को वह कार्य नहीं करना चाहिए जो उसे आता न हो। प्लेटो ने कार्यों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग। उत्पादक वर्ग में श्रमिक, कारीगर, कृषक, व्यापारी आते हैं। उत्पादक वर्ग का मुख्य कार्य राज्य की सर्वभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करता है और सदैव युद्ध के लिए तैयार रहता है। संरक्षक वर्ग विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य कार्य सामाजिक भलाई करना और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में संतुलन बनाए रखना है। न्याय का शासन कैसे स्थापित करता है प्लेटो के बारे में उनके विचार। न्याय का शासन। न्याय आदर्श राज्य की महत्वपूर्ण शर्त है। न्याय के बिना आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। न्याय आदर्श राज्य का केंद्र बिंदु है। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान पर अपनी योग्यता अनुसार कार्य करता हो, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है और यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसका आचरण समय न्यायप्रियता पर परिचय है। वेपर के अनुसार कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए सबसे योग्य है उसी कार्य को करना ही न्याय है। पाप वह बंधन है जो समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। यह उन व्यक्तियों के पारस्परिक तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपने अपने शिक्षा, दीक्षा एवं प्रशिक्षण के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को चुन लिया है तथा वे उन्हें पालन करते हैं। दार्शनिक राज्य का शासन।
आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी और निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा होता है। प्लेटो के शब्दों में, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा इस संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र के लिए भावनापूर्ण भक्ति नहीं जागती और राजनीतिक महानता व बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती, जब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते, नई संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। दार्शनिक शासक को न्याय, सौंदर्य और सार का ज्ञान होना चाहिए। दार्शनिक शासक सत्य का प्रेमी होना चाहिए और सत्य जानने के लिए सदा उत्सुक रहता है। दार्शनिक शासक विवेक के आधार पर राज्य के हित में शासन करता है। दार्शनिक शासन कानून से उपरोक्त है और केवल अपनी अंतर प्रेरणा से प्रति उत्तरदायी है। जनता का परम कर्तव्य दार्शनिक राजा की आज्ञाओं का पालन करना है, परंतु दार्शनिक राजा को संविधान के मूल सिद्धांत के अनुसार शासन चलाना चाहिए। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। आदर्श राज्य में शिक्षा निजी हाथों में न होकर राज्य के नियंत्रण में होती है। प्लेटो ने राज्य द्वारा नियंत्रण शिक्षा का समर्थन किया है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति मानसिक और शारीरिक विकास कर सकता है। प्लेटो ने शिक्षा की योजना आत्मा और शरीर दोनों के विकास पर बल दिया है। पुरुषों तथा स्त्रियों में समानता। प्लेटो स्त्रियों को घर की चारदीवारी में बंद रखने का विरोधी था। स्त्रियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्लेटो के आदर्श राज्य में पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। आदर्श राज्य में स्त्रियों को उसी प्रकार की शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है जिस प्रकार पुरुषों को दिया जाता है। संपत्ति व पत्नियों का साम्यवाद। आदर्श राज्य में शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को संपत्ति व परिवार से वंचित रहना होगा। प्लेटो यहाँ पर उनकी अलग सोच है। प्लेटो संपत्ति व पत्नियों का साम्यवाद। आदर्श राज्य में शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग परिवार से शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को संपत्ति व परिवार से वंचित रहना होगा। प्लेटो के विचारानुसार दोनों वर्ग तभी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं यदि वे साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत रहते हैं। आदर्श राज्य में शासक और सैनिक वर्ग निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। वे सामान्य बैरकों में रहेंगे और एक ही मेज पर बैठकर खाना खाएंगे। प्लेटो का विश्वास है कि यदि निजी परिवारों का रहने दिया गया तो संपत्ति की संस्थानें भी स्थापित हो जाएगी। अतः प्लेटो ने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को निजी परिवार से वंचित रखा गया। आदर्श राज्य में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की पत्नियों और बच्चे साझे होंगे। इन दोनों वर्गों में महिलाएं पुरुष सामान्य शिविरों में रहेंगी और महिलाओं और पुरुषों के संबंधों को राज्य नियमित करेगा। सभी महिलाएं सभी पुरुषों की और सभी पुरुष सभी महिलाएं के होंगे। प्लेटो ने ऐसे अस्थायी विवाहों के लिए पुरुषों की आयु 25 से 55 तथा स्त्रियों के लिए 20 से 40। प्लेटो ने ऐसे अस्थायी विवाहों के लिए पुरुषों की आयु 25 से 55 और स्त्रियों के लिए 20 से 40 तक निश्चित किया। बच्चों का पालन पोषण राज्य द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार न ही माता पिता अपने बच्चों को पता चलेगा और न ही बच्चों को अपने माता पिता का पता चलेगा। प्लेटो के दुनिया के साम्यवाद का उद्देश्य राज्य में एकता लाना और नारी जाति का उत्थान करना है। राज्य में एकता लाना और नारी जाति का उत्थान करना। आदर्श राज्य की आलोचना। प्लेटो के आदर्श राज्य के लिए अनेक आधारों पर आलोचना की गई है, जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा काल्पनिक और अव्यावहारिकता को स्वीकार करते हुए स्टेट्समैन में लिखा है, यह आदर्श केवल स्वर्ग का है, पृथ्वी पर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2, प्लेटो का वर्ग विभाजित अस्वाभाविक, अव्यावहारिक व अवैज्ञानिक है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य में केवल प्रवृत्तियाँ हों, यह भी आवश्यक नहीं है कि मनुष्य में एक ही प्रवृत्ति की प्रधानता हो। एक व्यक्ति अच्छा योद्धा और अच्छा शासक हो सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का स्वर्गीकरण जातीयता का पोषक। प्लेटो ने आदर्श राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया है: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग। यह वर्ग विभाजन जातीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं और व्यक्ति क्योंकि एक ही कार्य को करना दक्षता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। प्लेटो ने यह नहीं बताया कि उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों को शासक वर्ग या सैनिक वर्ग में कैसे ले लिया जा सकता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासक की सत्ता दार्शनिक
राजा को सौंप कर समानता के सिद्धांत की उपेक्षा की गई है। उसका दार्शनिक शासक का सिद्धांत परतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है। उत्पादक वर्ग की स्थिति दासों जैसी बना दी गई है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की उत्पादन की वर्ग की उपेक्षा की है। उत्पादक वर्ग की स्थिति दासों जैसी बना दी गई है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को कानून से ऊपर माना है, जो ठीक नहीं है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को कानून से ऊपर माना है, जो ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह कानून निराकार सत्य को नहीं पा सकता। घरेलू अरस्तु के विचार अनुसार एक व्यक्ति चाहे कितना भी उच्च, सज्जन, निष्पक्ष और बुद्धिमान क्यों न हो, किसी प्रश्न के समस्त पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता। इतना कि कानून प्लेटो का यह मत है कि दार्शनिक राजा कभी गलती नहीं कर सकता, ठीक नहीं है। संपत्ति और परिवारों का साम्यवाद मानव समाज के मूल तत्वों और मानव स्वभाव के विपरीत है। यदि संपत्ति और परिवार तो मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर सकते हैं, तो क्या वे उत्पादक वर्ग को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकते? स्त्रियों के साम्यवाद में परिवार के पवित्र संबंध समाप्त हो जाएंगे। पत्नियों के साम्यवाद से राज्य में एकता के स्थान पर लड़ाई अधिक होंगे। किसी खूबसूरत स्त्री को पाने के लिए खूब खराबा हो जाएगा। आदर्श राज्य में शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण होने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। प्लेटो ने विवेक को इतना महत्व दिया कि विवेक को ही दार्शनिक शासक मान बैठा है। एक व्यक्ति बुद्धिमान तो हो सकता है, लेकिन वह समय विवेक नहीं है। पारखंडी प्लेटो की एक गलती मस्तिष्क के पृथ्वीकरण और विवेक के निरंकुश सिद्धांत में है। आदर्श राज्य में कला और साहित्य का कड़ा नियंत्रण होने से कलात्मक भावना का विकास नहीं होना। कला, साहित्य, कविता, संगीत आदि सभी तभी विकसित हो सकते हैं जब उन पर सरकार का नियंत्रण न हो। आदर्श राज्य में सामूहिकता को अधिक महत्व दिया गया है और व्यक्ति की आलोचना की गई है। कीकल के मत अनुसार प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्लेटो का आदर्श राज्य सर्वसत्तात्मक राज्य व मानवता विरोधी है। प्लेटो ने व्यक्ति को साधन और राज्य को साध्य माना है। अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य में मिला दिया है। दार्शनिक शासन का सिद्धांत। फोस्टर के मत अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की धारणा मौलिक है। प्लेटो के अनुसार उस राज्य के नगर राज्यों की बुराइयों को दार्शनिक राजाओं के शासन द्वारा दूर किया जा सकता है। प्लेटो के शब्दों में जब तक राजा दार्शनिक होते अथवा इस संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र के प्रति भावनात्मक भक्ति नहीं जागती और राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती, जब तक नगराज्य बुराइयों को दुरुस्त नहीं हो सकते, न ही संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। प्लेटो का दार्शनिक राज शासन का सिद्धांत उनके प्रथम सिद्धांत की उत्पत्ति प्लेटो ने रिपब्लिक के आरंभ में अपने निम्नलिखित दो सिद्धांतों से किया है। प्लेटो का दार्शनिक शासन का सिद्धांत उसके प्रथम सिद्धांतों की उत्पत्ति है। प्लेटो ने रिपब्लिक का आरंभ अपने निम्नलिखित दो सिद्धांतों से किया है। रिपब्लिक में दो सिद्धांत से रिपब्लिक शुरुआत हुई है। आत्मा के तीन तत्वों का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा के तीन तत्वों विवेक, साहस, तृष्णा। इन तीन तत्वों के आधार पर प्लेटो ने समाज को तीन भागों में बांटा। उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग व दार्शनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग तृष्णा का, सैनिक वर्ग साहस का व दार्शनिक वर्ग विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार विवेक आत्मा के अन्य दो तत्वों का नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार आदर्श राज्य में दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पर नियंत्रण रखेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक ही आत्मा का प्रतीक है, सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के रिपब्लिक की दूसरी ओर मौलिक पूर्वधारणा सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान के बिना सद्गुण नहीं हो सकता और सद्गुण बिना ज्ञान नहीं। आदर्श राज्य का आधार वैज्ञानिक आधार है। बुद्धि के अभाव में अज्ञानी लोगों का शासन होता है। प्लेटो के अनुसार शासन चलाने का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिनके पास बुद्धि हो। अतः आदर्श राज्य में दार्शनिक को ही शासक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास वैज्ञानिक ज्ञान होता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत उस समय के नगर राज्यों में विद्यमान परिस्थितियों का भी परिणाम है। एथेंस में अज्ञानियों का शासन था। किसी भी व्यक्ति को लॉटरी द्वारा कार्यपालिका के पद पर नियुक्त किया जा सकता था। प्लेटो ने इस शासन प्रणाली की कठोर आलोचना की। प्लेटो का कहना है कि उन्हीं लोगों को शासन करना चाहिए जो शासन करने के लिए योग्य हों और बुद्धिमान हो। प्लेटो के अनुसार
शासन एक कठिन कला है जिसके लिए विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए सत्ता सदैव बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि दार्शनिक विवेक पर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आदर्श राज्य में दार्शनिक ही शासन होते हैं और दार्शनिक राजा का सर्वोच्च शासन होता है। दार्शनिक राजा के गुण। रिपब्लिक में प्लेटो के दार्शनिक राजा गुणों का वर्णन किया है। मैक्सी के शब्दों में एक सच्चा दार्शनिक राजा विद्वता से प्रेम रखता है, न किसी के मत से। वह क्रोध, घृणा, संकीर्णता, द्वेष, स्वार्थ आदि से दूर रहता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वह दयावान, सुदृढ़, न्यायशीलता व सहनशीलता के गुणों से युक्त होता है। वह सुंदरता के सब रूपों का सब पाशक होता है। दार्शनिक राजा को सत्य का ज्ञान हो चुका होता है। वह आत्म संयम, न्याय आदि गुणों से मुक्त होता है। दार्शनिक राजा समाज के हित को समझता है और उसकी पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसका हित राज्य के हित में होता है, उसका कोई स्वार्थ हित नहीं होता। प्लेटो उसे विवेक का प्रेमी और राज्य का सच्चा व अच्छा संरक्षक मानता है। दार्शनिक राजा कानून के नियंत्रण से मुक्त होता है और केवल अपनी अंत प्रेरणा से प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक निरंकुश शासक होता है। चूँकि दार्शनिक राजा वैज्ञानिक ज्ञान से मुक्त है, इसलिए उसकी शक्तियों का प्रतिबंध लगाना असंगत है। इस प्रकार एक रोगी अपने डॉक्टर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, उसी तरह नागरिकों को दार्शनिक राजा के सामने समर्पण कर देना चाहिए। यदि प्लेटो का दार्शनिक राजा लिखित कानून व जनमत के संबंधों को स्वतंत्र है, किंतु वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों को स्वतंत्र नहीं है। दार्शनिक राजा को संविधान के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार शासन चलाना चाहिए। बारकर ने दार्शनिक राजा को 4 मर्यादाएं बताई हैं। दार्शनिक राजा को राज्य की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसे अपने राज्य में अमीरी और गरीबी नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज संघर्ष, अपराधों को घर बन जाता है। अधिक धन व्यक्ति को आलसी और विलासी बना जाता है। दार्शनिक राजा को राज्य का कार्य इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि व्यवस्था का रखना कठिन हो जाए, लोगों की आवश्यकताएं पूरी न हो सके। दार्शनिक राजा को न्याय व्यवस्था को बनाए रखने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करे जिसके लिए वह योग्य है। दार्शनिक राजा को शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब संगीत की तानें बदलती हैं तो उसके साथ राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। दार्शनिक राजा सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो का दार्शनिक राजा के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं आधारों पर आलोचना की गई हैं। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत यूनानी राज्य के समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रजातंत्र के विरुद्ध है। प्लेटो अरस्तु की तरह विश्वास नहीं करता कि साधारण जनता सामूहिक बुद्धिमत्ता थोड़े से बुद्धिमान शासकों से अधिक होती है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को कानून से ऊपर रखा है, जो कि सही नहीं है। अरस्तु ने प्लेटो के इस मत की आलोचना करते हुए कोई भी व्यक्ति कितना भी विवेकशील क्यों न हो, वह कानून के निराकार सत्य को नहीं पा सकता। प्लेटो का यह विचार है कि दार्शनिक राजा में विवेक की प्रधानता होने के कारण कभी गलती नहीं कर सकता उचित नहीं है। दार्शनिक राजा भी एक प्राणी है और प्राणी से गलतियां होना स्वाभाविक है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा व सैनिक वर्ग को निजी संपत्ति व निजी व्यवहार में वंचित रखा है, जो कि मानव स्वभाव के विरुद्ध है। प्लेटो ने दार्शनिक राज वर्ग के लिए पृथ्वी के साम्यवाद की व्यवस्था करके स्त्रियों को कोमल भावनाओं और परिवार के पवित्र संबंधों को दार किया है। प्लेटो का दार्शनिक शासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता का शोषण कर सकता है, व्यक्ति उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। दार्शनिक राजा समय को सर्वगुण संपन्न मानकर जनता से परामर्श नहीं होता। दार्शनिक राजा में जनता की मनोवृत्ति ऐसी इच्छाओं को समझने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार की शिक्षा दार्शनिक राजाओं को दी जाती है, उससे प्राय शासक सनकी हो जाते हैं। सनकी शासक अपने विचारों के उत्सव में क्रांतिकारी परिवर्तन करके समाज में अशांति उत्पन्न कर देते हैं। जी, आदर्श राज्य में शासन की सत्ता दार्शनिक राजा के हाथों में होने से शासक वर्ग में भ्रष्टाचार फैलना स्वाभाविक है, क्योंकि असीमित शक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देती है। प्लेटो ने समय इस बात को बाद में महसूस किया कि और लाज में उसने सभी नागरिकों को सत्ता में भाग दिया है।
किसी प्लेटो के दार्शनिक राजा की धारणा काल्पनिक परंतु उसके सिद्धांतों में एक आधारभूत सत्य भी है। प्लेटो ने सत्य ही कहा है, शासन एक कला है और शासन करने का अधिकार उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो शासन करने के योग्य हैं। केवल बुद्धिमान, निष्पक्ष और निस्वार्थ लोगों को ही सत्ता सौंपनी चाहिए, न्याय की अज्ञानी व मूर्ख को। थैंक यू।